बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज हम 11वीं जमात की 10वीं नज्म एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मुताला करेंगे। शायर का नाम है सैयद मोहम्मद जाफरी। तो सबसे पहले देखते हैं कि सैयद मोहम्मद जाफरी कौन थे। सैयद मोहम्मद जाफरी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले उर्दू जबान के नामवर मिजाह गो शायर थे। उनके वालिद सैयद मोहम्मद अली जाफरी माहिर तालीम थे। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से मुंसलिक हो गए और उस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। सैयद मोहम्मद जाफरी मैट्रिक डीएवी स्कूल लाहौर से करने के बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिल हुए और केमिस्ट्री में बीएससी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। बाद अज़ां एमए फारसी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से पास किया। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दोबारा दाखिल हुए और एमए अंग्रेजी की डिग्री और म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर से मुसव्वरी और संग तराशी की तालीम हासिल की। सैयद मोहम्मद जाफरी ने 1940 में बरतानवी हिंद की वजारत इत्तलाआत और नशरियात के ज़ैली इदारे प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट दिल्ली में शमूलियत इख्तियार की और कराची, लाहौर, तेहरान में खिदमात अंजाम दी। इसी मुलाजमत के दौरान वो फरवरी 1964 में ईरान में बहैसियत प्रेस और कल्चरल अताशी मुकर्रर हुए, जहां से वो 1966 में रिटायर्ड हो गए। तो अब बराह रास्त देखते हैं कि नज्म जो है वो क्या है और उसके पहले चार अशार पर बात करते हैं। ये नज्म बुनियादी तौर पर एक मुसलसल तासुर रखती है, इसलिए इसको इसके हर शेर की तशरीह अलग अलग नहीं की जा सकती। तो इसलिए हमने इसके दो हिस्से किए हैं। पहले चार शेर इकट्ठे करेंगे और फिर बाकी जो पांच अशार हैं उनकी तशरीह एक साथ करेंगे। अगर हमने अलग अलग तशरीह की तो समझ भी नहीं आएगी और इसकी तशरीह हो भी नहीं पाएगी। तो चूंकि सारे अशार एक साथ पढ़ने से ही बात की समझ आएगी, तो इसलिए हम इनको पहले चार अशार को एक साथ पढ़ते हैं। शायर कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की देखी थी नुमाइश मैंने, की थी अजराहे मुरब्बत भी सताइश मैंने, आज तक दोनों गुनाहों की सजा पाता हूँ। लोग कहते हैं कि क्या देखा, तो शर्माता हूँ। एक तस्वीर को देखा जो कमाले फन थी, भैंस के जिस्म पर एक ऊंट की सी गर्दन थी, टांग खींची थी कि मिसवाक जिसे कहते हैं, नाक वो नाक खतरनाक जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका मफहूम पढ़ते हैं जी। मैंने तजरीदी मुसव्वरी की नुमाइश देखी और अजराह मुरव्वत उसकी तारीफ की। मैं आज तक दोनों गुनाहों की सजा भुगत रहा हूँ। जब लोग पूछते हैं कि क्या देखा, तो बताते हुए नादिम होता हूँ। मैंने एक तस्वीर देखी कि जैसे भैंस के जिस्म पर ऊंट की गर्दन बनी हुई थी और उसे हुनरमंदी जाहिर किया गया था। उस तस्वीर की टांग मिसवाक की तरह थी और नाक भी खतरनाक बनी हुई थी। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। नुमाइश का मतलब दिखाना, अजराह मुरव्वत लिहाज करते हुए, सताइश करना, तारीफ करना या सराहना। कमाल फन का मतलब कारीगरी, हुनरमंदी और खतरनाक यानी खतरे की वजह या सबब। तो अहम निकात में देखते हैं। सबसे पहले तजरीदी आर्ट होता क्या है, यानी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, तजरीदी आर्ट है क्या। तो दर हकीकत इसके जो बानी हैं वो एक नामवर मुसव्विर हैं, पिकासो। उन्होंने वो इसके मुजद हैं। तो इसमें होता क्या है कि आड़ी तिरछी लकीरें खींच कर एक नक्श उभारा जाता है या एक तस्वीर बनाई जाती है। मुख्तलिफ किस्म के रंग फेंके जाते हैं और बड़ी बेढंगी सी तस्वीरें होती हैं। एक आम शख्स उनको समझ नहीं सकता कि क्या दिखाया जा रहा है या क्या बताया जा रहा है या क्या पैगाम दिया जा रहा है या आखिर मुसव्विर कहना क्या चाहता है। मुसव्विर के दिमाग में क्या चल रहा था जो उसने इस तरह की बेढंगी सी, बेतुकी सी तस्वीर बना दी कि आम आदमी उसको समझ ही ना पाए। तो याद रखिए कि 19वीं सदी में यूरोप में ये जो फन है तजरीदी आर्ट का, ये बहुत ही मकबूल हुआ था और जो उस ज़माने के हुक्मरान हुआ करते थे, वो इसकी बाकायदा नुमाइश करवाते थे, मुकाबले करवाते थे। ख़ास तौर पे मलका विक्टोरिया जो है, वो इनामात दिया करती थीं
اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو زیادہ بے ڈنگی تصویر ہوتی تھی، جس کو دیکھ کر بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر مصور جو ہے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے یا کیا دکھانا چاہ رہا ہے، تو اس کو اسی کو اول انعام دیا جاتا تھا۔ تو لیکن کچھ لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، اس کو بڑا سراہتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ جو معنی ہے وہ اخذ کر لیتے ہیں، تو تعریف بھی کرتے ہیں، اور یہ بہت مقبول بھی ہوا، اور اب تک یہ فن جو ہے یہ مصوری میں یہ جاری ہے، اور لوگ اس طرح کی تصاویر بناتے ہیں۔ لیکن ایک شعر اس حوالے سے ہے، چھوڑ تجرید و علامت کی پہیلی پیارے، چھیڑ قصہ کوئی سعدی کی حکایت جیسا۔ تو تنقید کرتے ہوئے یہ شعر جو ہے نا یہ لکھا گیا اس تجریدی آرٹ کے حوالے سے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ شاعر نے جو ہے وہ وہاں پہ کیا کیا نمائش پہ جا کے، تو اس نے ازراہ مروت ستائش کی، یعنی وہاں تو چلا گیا، شاید کسی دوست نے ایک نمائش کا انعقاد کیا تھا جہاں اس کو جانا پڑ گیا، اور کیونکہ دوست نے بلایا تھا جانا پڑ گیا، اور پھر دوست نے ہی اس خواہش کا اظہار کیا کہ تصویروں کو دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آ، وہ اپنے دوست کی دعوت پر جاتا اور وہاں پہ تعریف نہ کرتا؟ تو اس نے لحاظ کرتے ہوئے، اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے بے شمار تصاویر دیکھی، کہیں کچھ تھا کہیں کچھ تھا، عجیب قسم کے نقش و نگار تھے، اسے سمجھ بالکل نہیں آئی کہ وہ کس تصویر میں کیا دیکھ رہا ہے، بس بے تکی سی تصاویر تھی، لیکن اس نے تعریف ضرور کی۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو اضافہ کرتا چلوں کہ یہ اس میں انسانی نفسیات بھی بتائی گئی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ ہم سبھی ایسے ہی ہیں۔ آ، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں لوگ تعریف سننا چاہتے ہیں، اور لوگ تعریف کرتے بھی ہیں تاکہ ان کا دوست ناراض نہ ہو جائے، ان کا کوئی عزیز جو ہے وہ رنجیدہ نہ ہو جائے۔ دیکھیں نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بطور شاعر، میں نے بھی یہ بہت دفعہ ایسی باتوں کا سامنا کیا ہے کہ اگر کوئی بہت ہی اچھا شعر سنایا جائے، پڑھنے والے کو چاہے سمجھ نہ آئے، تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ، واہ کیا شعر ہے! اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی اس کے معنی کیا ہیں، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ تو وہ یہ کہے گا کہ سمجھ تو نہیں آئی لیکن مزہ بڑا آیا۔ تو طلباء میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات اردو کے استاد بڑے ہی اعلیٰ قسم کے اشعار سنا رہے ہوتے ہیں، اور طلباء و طالبات واہ واہ اور داد دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے تو ان کو شعر کی ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ تو شاید یہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک رجحان بھی ہے کہ تعریف کر دی جائے، سمجھ آئے یا نہ آئے، یا اگر کسی نے کوئی کتاب دی ہے تو کتاب پڑھ کر ہم صرف اس لیے اس کی تعریف کر دیتے ہیں کہ ہمارے کسی جاننے والے نے ہمیں اس کا مشورہ دیا، کوئی فلم ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، یا کوئی گفٹ ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے تو ہمیں اچھا نہ بھی لگے، ناپسند بھی ہو، ہمیں سمجھ نہ بھی آئے، تو پھر بھی ہم تعریف کر دیتے ہیں۔ تو اسی چیز کو کہتے ہیں لحاظ کرتے ہوئے ازراہ مروت ستائش کرنا۔ تو شاعر نے بھی یہی کیا، وہ ایک نمائش میں چلا گیا، اور وہاں جا کر جو کچھ اس نے دیکھا، اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ تعریف کرے، لیکن اس کو تعریف کرنا پڑ گئی کیونکہ دوست نے بلایا تھا، اور وہ اپنے دوست کو افسردہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے بڑی تعریف کی اور زمین آسمان کے کلابے ملا دیے۔ تو ایک شعر ہے جی کہ نہ دل میں یہ اتری، نہ آنکھوں کو بھائی، مروت میں رطب اللساں ہو گیا۔ اچھا جی، دو گناہوں کا ذکر ہے اس میں تیسرے مصرے میں کہ دو گناہوں کی سزا پاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا تو شرماتا ہوں۔ تو دو گناہ کون سے؟ ایک گناہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہ میں اس نمائش میں چلا گیا، اور اس عمل کو وہ اپنے طور پر گناہ سمجھ رہا ہے کہ اتنا بڑا گناہ مجھ سے کیوں ہو گیا، کہ میں کیوں چلا ایک بے تکی سی نمائش میں جہاں مجھے جھوٹ بولنا پڑا، میں کیوں چلا گیا، میں نے اپنا وقت جو ہے برباد کیا، میں کسی اور کام میں اپنا وقت صرف کرتا تو فائدہ ہوتا، میں یہاں پہ کیوں چلا آیا، آخر
मकसद क्या था? आके मैं यहाँ मैंने कुछ किया भी नहीं, समझ भी नहीं आई, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे कोई इल्म में इज़ाफ़ा नहीं हुआ, लेकिन मेरा वक़्त बर्बाद हो गया। दूसरा गुनाह वो ये समझता है कि मैंने वहाँ पे झूठी तारीफ़ें की, खुशामद की, चापलूसी की, बिला वजह सराहना पड़ा, दाद देनी पड़ी, तारीफ़ करना करना पड़ी और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना पड़ गई। हालाँकि उसको किसी तस्वीर की कोई समझ नहीं आई। तो वो ये समझता है अपने तौर पर कि मुझसे ये गुनाह हुआ है कि मैं वहाँ पे चला गया, और फिर उसके बाद चौथे मिसरे में बात करता है, शर्मिंदगी की बात कर रहा है कि जब वो वापस आया तो उसके जानने वाले, उसके दोस्त समझ गए कि ये बिला वजह तारीफ़ कर रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम किस बात की तारीफ़ कर रहे थे? तो उसने कहा कि मैं उसने शर्मिंदगी का इज़हार किया क्योंकि वो कुछ बता ही नहीं पाया कि आखिर मैं किस बात की तारीफ़ कर रहा था। तो वो कहता है कि जब मुझसे कोई पूछता है कि भाई तुमने क्या देखा? तो वो उसे कुछ समझ आई हो तो वो बताए। तो वो कहता है मैं नादिम हो जाता हूँ, शर्मिंदा हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो एक ऐसा तजुर्बा जो है पिकासो ने भी किया था, जो कि बहुत बड़े एक मुसव्विर तस्लीम किए जाते हैं। वो भी समझ गया था कि लोग बिला वजह तारीफ़ करते हैं, तो उसने एक तजर्बा ये किया कि अपने घर में उसने एक बहुत ही शानदार तस्वीर बनाई, तजरीदी आर्ट पर मबनी, और अपने घर में उसको लगाया, बड़ी-सी तस्वीर बनाई और अपने बेशुमार दोस्तों को दावत पर बुलाया और उनको तस्वीर दिखाई। तो तमाम दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों ने, जानने वालों ने उस तस्वीर की बड़ी तारीफ़ की। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा वाक़ई ये तस्वीर बड़ी कमाल की है। लोगों ने कहा हाँ, वाक़ई बड़ी कमाल की है। तो रुख़्सत होते हुए उसने अपने मेहमानों को रोक लिया। उसने कहा यार मुझे बताओ तो सही कि ये जो आप इस तस्वीर को देखकर बेशुमार इसकी तारीफ़ कर रहे थे, ज़रा बताइए तो सही कि आपने इसमें देखा क्या है? इसमें नज़र क्या आ रहा है? मुझे भी तो बताएँ। तो सबने गौर से देखा और बार-बार देखा, लेकिन समझ तो ना आई। उन्होंने कहा ये तो नहीं हम बता सकते कि इसमें क्या है, लेकिन तस्वीर बड़ी कमाल की है। तो उसने पिकासो ने क्या किया था कि उसने उस तस्वीर को बिल्कुल उल्टा करके लगाया हुआ था। उल्टी तस्वीर लटकाई हुई थी और जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वो लोगों की राय जान सके और ये भी जान सके कि लोग वाक़ई दिल से तारीफ़ करते हैं, उनको समझ भी आती है, या फिर वो जानबूझकर दिल ना तोड़ने की वजह से या मेज़बान की दिल आज़ारी को से बचने के लिए उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि अपने मेहमानों से कि ये तस्वीर तो मैंने बिल्कुल उल्टी लटकाई हुई है। ये इस तरह तो है ही नहीं। फिर उसने उस तस्वीर को सीधा कर दिया और सीधा करके कहा कि असल तस्वीर तो ये है। फिर लोग बहुत हैरान हुए कि वो जो हकीकत में जो अक्स था, वो सामने आ गया उस तस्वीर का। तो फिर उनको समझ आई तस्वीर तो ये है। तो लोग भी शर्मिंदा हुए, मेहमान भी शर्मिंदा हुए उसके, तो मेज़बान खुद भी शर्मिंदा हो गया कि मेरी बिला वजह तारीफ़ें कर रहे थे। पिकासो ने फिर इस बात से ये नतीजा अख़ज़ किया कि वाक़ई लोगों को तजरीदी आर्ट की बाज़ औक़ात समझ नहीं आती और फिर वो उसकी बिला वजह तारीफ़ कर देते हैं ताकि मुसव्विर की दिल आज़ारी, उसकी दिल शिकनी ना हो। तो आगे चलते हैं जी। अब आखिरी जो 4 मिसरे उसमें शायर ने एक तस्वीर का हाल बयान किया कि तस्वीर में है क्या? ठीक है? तो वो क्या बताना चाह रहा है, तस्वीर में था क्या जी? तस्वीर में वो कहता है कि मैंने एक तस्वीर देखी और जो कि कमाल फ़न थी, यानी कारीगरी की इंतहा थी, हुनरमंदी की मिसाल थी और उस जैसी तस्वीर तो शायद ज़माने भर में ना हो। उसने एक तंज़िया तौर पे तारीफ़ की है। और फिर वो कहता है कि मैंने बज़ाहिर जब तस्वीर को देखा तो एक एक भैंस का जिस्म जो था, एक भैंस का अक्स बनाया गया था उस पर। और जब मैंने उसकी गर्दन की जानिब देखा, तो बहुत ही दुबली-पतली सी गर्दन थी, जैसे कि किसी ऊँट की लंबी सी गर्दन हो। अब इसमें एक तशबीह भी है, ऊँट की सी गर्दन, यानी ऐसे लग रहा था जैसे ऊँट की गर्दन हो। और फिर वो कहता है कि जब मैंने टाँगों पर गौर किया, तो वो धड़ जो था, वो बहुत चौड़ा था भैंस की तरह, लेकिन टाँगें इंतहा दर्जे की पतली थीं, इतनी पतली थीं कि जैसे मिस्वाक होती है, ठीक है? यानी मिस्वाक का मतलब एक एक रेशादार लकड़ी होती है जिससे दाँत साफ करते हैं। तो वो बहुत पतली होती है, बिल्कुल एक स्टिक की तरह। तो टाँगें जो हैं वो बहुत ही दुबली-पतली,
जबकि एक भैंस की टाँगें चौड़ी होती हैं, मोटी होती हैं, लेकिन उस भैंस की टाँगें जो हैं वो मिसवाक जैसी पतली थीं। तो अजीब तरह की एक तस्वीर थी और नाक भी बिल्कुल खतरनाक, यकीनन अगर खतरनाक कहा है तो नोकदार होगी, लंबी-सी होगी, जिसको उसने खतरनाक कहा है। तो एक अजीब किस्म का तस्वुर, एक ख़्याल, एक इमेज, एक एक तस्वीर, एक ख़ाका, एक नक्श जो है वो ख़्याल में आता है कि ये किस तरह की तस्वीर थी। यानी इसमें शायर जो है वो एक एक तंज़ कर रहा है मुसव्विर पर कि मुसव्विर ने आखिर ये तस्वीर क्यों बना दी? इसमें इसमें कमाल फ़न क्या है? इसमें कारीगरी क्या है? इसमें हुनरमंदी वाली कौन-सी बात है? और लोग क्यों इसकी तारीफ़ें कर रहे थे? कि अजीब तरह की तस्वीर थी, भैंस का धड़ था, ऊँट की सी पतली गर्दन थी, मिस्वाक की तरह पतली सी टाँगें और नाक भी बहुत खतरनाक था। तो वो फिर समझ गया कि वाक़ई जो है इस पर तनकीद करना बनता है, ठीक है? तो चूँकि शायर जो हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री खुद भी मुसव्वरी को समझते थे, करते थे, इसके बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने ये नज़्म जो लिखी है, ये बिला वजह नहीं लिखी है। या फिर उन्होंने, चूँकि वो मिज़ाह निगार थे, तो तंज़ो-मिज़ाह से भरपूर काम लिया है। तो दोनों तरह की राय पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वाक़ई तजरीदी आर्ट में हुनरमंदी होती है, जबकि शायर कहते हैं कि नहीं होती। तो दोनों तरह की राय जो है वो पाई जाती है। तो आइए एक शेर इस हवाले से देखते हैं। उस तस्वीर को देखकर एक शेर याद आ गया है कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के मलबे से ये दौलत निकली, जिसको समझा था अनानास वो औरत निकली। तो अब चलते हैं अगले जो 5 यानी आखिरी 5 अशआर हैं और उनकी तशरीह करते हैं। एक तस्वीर को देखा कि ये क्या रखा है, वर्क़े साफ पे रंगों को गिरा रखा है। आड़ी तिरछी सी लकीरें थी वहां जलवा फगन, जैसे टूटे हुए आईने पे सूरज की किरण। उस नुमाइश में जो अतफाल चले आते थे, डर के माओं के कलेजों से लिपट जाते थे। अलगरज जायजा लेकर ये किया है इंसाफ, आज तक कर न सका अपनी खता खुद में मुआफ। मैंने ये काम किया सख्त सजा पाने का, ये नुमाइश न थी एक ख्वाब था दीवाने का। मफहूम ये है जी कि एक और तस्वीर यूं नजर आई जैसे कोरे कागज पर रंगों को गिराया हुआ हो। यूं लगता था कि टूटे हुए आईने पर सूरज की किरणें छन छन कर पड़ रही थीं। उस नुमाइश को देखकर बच्चे भी इस कदर खौफजदा थे कि माओ से चिमट जाते थे। मैंने जायजा लेकर ये इंसाफ किया है कि मैंने ऐसी खता की है जिसे मैं खुद भी माफ नहीं कर सका। तजरीदी आर्ट की नुमाइश में जाना दरअसल काबिल सजा जुर्म है, और ये नुमाइश न थी बल्कि एक पागल का ख्वाब था। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। आड़ी तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी, जलवा फगन, जलवा दिखाना, सज दज कर सामने आना। अतफाल तिफल की जमा होती है, मतलब बच्चे। कलेजे से, सीने से। अलगरज मुख्तसरन या मुख्तसर ये कि जायजा लेना, गौर करना, पड़ताल करना। दीवाना, बेवकूफ, जहनी मरीज, पागल वगैरह वगैरह। तो एक और तस्वीर की बात इस शेर में की, इस बंद के पहले शेर में एक और तस्वीर का बताया गया है, उसके नक्शो निगार के बारे में। वो क्या है जी? वो कहते हैं कि एक और तस्वीर को देखा कि ये क्या रखा है। उस पर साफ वर्क पर, एक कोरे कागज पर मुख्तलिफ रंगों को गिराया हुआ था। यानी उसमें भी बेढंगापन पाया जाता था। एक फजूल सी तस्वीर लग रही थी, जो समझ से बालातर थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बड़ा गौर किया उस पर, बड़ी मेहनत की उस पर, बड़ा सोचा, दिमाग पर जोर दिया, लेकिन कुछ समझ ना आया कि ना तो वो कोई गैर जानदार चीज का अक्स नजर आ रहा था, ना किसी जानदार चीज का अक्स नजर आ रहा था। बस रंग ही रंग थे। अच्छा, इसमें एक और राय भी है। कुछ लोग कहते हैं कि रंगों की भी जबान होती है। जिस तरह बॉडी लैंग्वेज होती है, यानी इंसानी हरकत सकनात जो होते हैं, वो भी जुबान रखते हैं, उनसे भी लोग मानी अखज कर लेते हैं।
तो बिल्कुल उसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि रंग भी बोलते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो सुर्ख रंग है, ये मोहब्बत की निशानी है या मोहब्बत का रंग है, मोहब्बत की अलामत है। इसी तरह सुर्ख रंग खतरे की अलामत भी है। इसी तरह सुर्ख रंग जंगो जदल की अलामत भी है, ठीक है। इसी तरह सब्ज रंग जो है ये खुशहाली की अलामत है, बहार की अलामत है, अच्छे दिनों की अलामत तस्वुर किया जाता है। और हमारे दीन में तो ये बहुत अहम है। ये जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मस्जिद नबवी का जो गुंबद है वो सब्ज है, तो हमारा परचम सब्ज है, तो इसलिए इसकी बहुत अहमियत है। इसी तरह सफेद रंग जो है वो अमनो आश्ती, ठीक है, उसकी निशानी तस्वर किया जाता है और सादगी का रंग तस्वर किया जाता है। इसी तरह नीला रंग जो है वो आफाकी रंग तस्वर किया जाता है। तो मुख्तलिफ रंग जो है, जैसे काला रंग है तो ये सोग की अलामत भी है, और इस तरह बदहाली की अलामत भी है। तो मुख्तलिफ रंग जो हैं वो बोलते हैं, उनकी जुबान है, वो एक पैगाम देते हैं, एक इशारा करते हैं, उनमें एक ईमायत पाई जाती है अगर कोई समझने वाला हो। तो दो राय फिर आ गई। तो जो तजरीदी आर्ट पर मबनी मुसव्वरी करते हैं वो कुछ ना कुछ उसमें बयान करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शायद हर कोई नहीं समझ पाता। तो लेकिन शायर ने यहाँ पे तनकीद की है और वो कहते हैं कि मुझे सिवाय रंगों के वहाँ कोई नक्श नजर नहीं आया, वहाँ कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कोई खयोला सा भी नजर नहीं आया। तो वो कहते हैं कि मुझे तो वहां पे कुछ नजर नहीं आया, ठीक है। एक शेर है जी कि सादा कागज पे रंग बिखरे हैं, नाम उसको भी दे दिया फन का। फिर बच्चों के डरने की बात है, लेकिन बच्चों के डरने से पहले मैं एक और तस्वीर की बात शायर ने की है, वो है आड़ी तिरछी सी लकीरें थी वहां जलवा फगन, जैसे टूटे हुए आईने पे सूरज की किरण। तो एक और तस्वीर की बात उन्होंने की कि उसमें सिर्फ लकीरें थी, आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें वहां पे जलवा दिखा रही थी और नजर आ रही थी, लेकिन उनको देख के बस यूं ही महसूस हो रहा था कि जैसे किसी टूटे हुए आईने पर सूरज की किरणें पड़े और मुनअकस होकर वो किसी और तरफ रुख करती नजर आए, तो धारियां सी या लकीरें सी नजर आती हैं। तो इसमें एक तशबीह भी है कि उन लकीरों को सूरज की जो किरणें हैं उनसे तशबीह दी जा रही है। तो ये भी एक अजीब सा मंजर ही था, इसमें भी शायर को समझ नहीं आई, उसने उसको फजूल करार दिया, अकल से बालातर करार दिया, तो उसको नापसंद आई, ठीक है। फिर शायर बच्चों की बात कर रहे हैं कि उस नुमाइश में कुछ बच्चे भी शायद आगे पहली दफा आए थे, जिस तरह जो हमारे शायर हैं या फिर जो कह रहे हैं कि मैं पहली दफा चला गया वहां पे, मुझे समझ नहीं आई मुसव्वरी की, मैं वहां पे क्या लेने चला गया और जाकर मैं पछता रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मैं क्या करने आया हूँ। तो कहते हैं कि इसी तरह कुछ बच्चे भी जो है ना माओ के साथ, फैमिलीज के साथ, अपने खानदान के साथ शौकिया तौर पर नुमाइश देखने चले आए, और शायद उन्होंने भी गलती की मेरी तरह। और जब वो वहां पर पहुंचे तो जब उन्होंने इस तरह की तस्वीरें देखी, बेतुकी सी, बेढंगी सी, फजूल सी, समझ से बालातर, अजीब तरह के रंग फेंके हुए, लकीरें खींची हुई, उनमें किसी जानदार और गैर जानदार की कोई शक्ल नजर नहीं आ रही थी, तो वो डर गए, खौफजदा हो गए कि ये हम कहाँ आ गए, हम क्या देखने आ गए। तो डर के मारे, खौफजदा होकर वो अपने माओ के सीनों से लग जाते थे, डर जाते थे, चिमट जाते थे। तो ये एक फितरी अमल है कि बच्चा जब डर जाता है, खौफजदा हो जाता है, तो वो अपनी माँ की तरफ ही जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे वहां पे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। तो उन तस्वीरें वो जो तस्वीरें थी बड़ी भयानक थी, बड़ी खौफजदा थी, तो बच्चे डर गए कि उन्होंने इस तरह के इमेजेस शायद पहले कभी नहीं देखे थे। और फिर उसके बाद बड़ी बेढंगी तस्वीरों की उन्होंने बात की है और कहते हैं कि बज़ाहिर शायद उसमें महबूब का अक्स हो, लेकिन मुझे नजर नहीं आया। तो एक शेर है कि नक्शे महबूब मुसव्विर ने सजा रखा था,
मुझसे पूछो तो तपाई पे गड़ा रखा था। तो अजीब सा अगर वो महबूब का कोई उसमें अक्स भी था तो बड़ा बेढंगा सा था, अजीब सा था, ठीक है, जैसे तपाई पर घड़ा रखा गया हो। फिर वो कहते हैं कि मैंने मुख्तसर ये कि मैंने गौर गौस से काम लिया है, और मुख्तसर ये कि मैंने इंसाफ किया है, यानी बड़ा ही तफक्कुर के बाद, गौर फिक्र के बाद और सोच विचार करने के बाद, बड़ा तदब्बुर के बाद मैंने एक इंसाफ किया है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझसे एक गलती सरजद हो गई है, और ये गलती छोटी गलती नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसी खता है, बल्कि इसको जो अव्वलीन अशार हैं उसमें शायर ने गुनाह भी करार दिया है। तो मारूफ मिजान निगार मोहम्मद खालिद अख्तर जो हैं वो इस हवाले से लिखते हैं कि जो चंद लोग तजरीदी आर्ट की तारीफ करते हैं, अखलाकी जुर्रत से आरी हैं और ये तस्लीम करने से डरते हैं कि असल में उनको भी समझ नहीं आई। तो मोहम्मद खालिद अख्तर ने भी तनकीद की है कि कुछ लोग जो ऐसे भी हैं जो बिला वजह तारीफ कर देते हैं, ये सोच कर के शायद सामने वाला मुझे बेवकूफ ना समझ ले कि इसको समझ ही नहीं आई। तो कुछ लोग इसलिए भी तारीफ कर देते हैं कि वो दूसरों पर रोब जमाना चाहते हैं कि मुझे बड़ी समझ आ गई है जी, मेरा बड़ा दिमाग चलता है, मेरी बड़ी अक्ल, मैं पहुंच जाता हूँ, गहराई तक पहुंच जाता हूँ। तो वो दूसरों पर रोब जमाते हैं ताकि दूसरा भी उनको अपने जैसा बड़ा ही मुफक्कर समझे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं होती, उससे आरी होते हैं। जिस तरह वो तस्वीरें जो हैं वो नक्शो निगार से आरी होती हैं, उसी तरह वो लोग भी अखलाकी जुर्रत से आरी होते हैं और डरते हैं कि वो बताते नहीं हैं कि असल में उनको समझ नहीं आई। वो अपनी जो है ना इंसल्ट जो नहीं करवाना चाहते कि लोग क्या कहेंगे कि इसको समझ ही नहीं आई, तो इस बात से डरते हुए वो तारीफ कर देते हैं। और फिर उसने अपनी खता का एतराफ किया है, और फिर आखिर में वो कहता है कि मैंने ये जो काम किया ना यहाँ पे आने का, इसकी मुझे सख्त सजा मिलनी चाहिए। कोई छोटा गुनाह नहीं मैंने किया, बहुत बड़ा गुनाह किया। एक तो मैं यहाँ पे आके पछता रहा हूँ, वक्त जाया किया, दूसरा मैंने झूठी तारीफ की, झूठ पे झूठ बोला, और अल्लाह की नजर में भी मैं गुनाहगार हुआ। अगरचे मैंने अजराह मुरव्वत किया, लेकिन है तो झूठ। फिर वो कहता है कि ये नुमाइश नहीं थी, ये मुझे ऐसे लगता है कि मैं कोई पागल था, और ये एक पागल का ख्वाब था जो मैं यहाँ पे चला आया हूँ, किसी दीवाने का, किसी मजजूब का तखय्युल था जो मैं यहाँ पे चला आया। शायद हकीकत में ऐसा हुआ ही नहीं, शायद ये एक पागल का ख्वाब ही था जो मैंने देखा, और उस ख्वाब में मैंने ये सारे मनाजर देखे। तो मुख्तसर ये है जी कि ये जो नज्म है इस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती है। शायर के मुताबिक कि इसमें इन तजरीदी आर्ट में कुछ नहीं है, तो उसने ये भी हो सकता है कि उसने मिजाह पैदा करने के लिए ऐसे बातें कर दी हों, क्योंकि वो खुद भी मुसव्विर थे। लेकिन जो मुसव्वरी करते हैं, और खास तौर पे जो तजरीदी आर्ट पर मबनी मुसव्वरी करते हैं, वो इसकी बड़ी तारीफ करते हैं और बड़े शौक से करते हैं। और फिर कुछ लोग देखने वाले ऐसी तस्वीरों को देखकर तारीफ भी करते हैं, शायद उनको समझ आ जाती है या उनको नहीं समझ आती, तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं जी कि तजरीदी आर्ट वाकई कोई कारीगरी है, कोई फन है, कोई बहुत बड़ी हुनरमंदी है, कोई बहुत बड़ा कमाल फन है, या फिर फजूल चीज़ है, बेढंगी चीज़ है, बेतुकी चीज़ है। आप ज़रूर अपनी ज़ाती राय का इजहार कीजिएगा। तो हमारी ये नज़्म और उसकी तशरीह मुकम्मल हुई, इसी एक लेक्चर में मैंने इसको मुकम्मल कर दिया है। मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और तख्लीक पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।